सबको मेरा गुड मॉर्निंग साथियों। आप देख रहे हैं CSTV और वैज्ञानिक क्रांति का जो सीरीज़ है उसमें सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसी मुद्दे पे बात करेंगे जिसको वैज्ञानिक क्रांति का एक मिसाल माना जाता है, प्राकृतिक क्रांति का एक मिसाल माना जाता है। और तो कई तरह की जो पुराने ख्याल है, कई तरह की जो अंधविश्वास है, कई तरह की जो ह्यूमन माइंड का जो इल्यूशन है और इंसानों की जो गलत सोच है, गलत अवधारणा है, जो कि पुरानी तरीक़ा की जो भी धारणाएं हैं, ऐसी एक धारणा थी जो कि इंसानों का क्रम विकास जो बोलते हैं, यानी कि क्रमिक विकासवाद जिसको बोला जाता है, उसी थ्योरी को, उसी तत्व को बनाने वाले, उसी तत्व को देने वाले और उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करने वाले एक ऐसी महान इंसान है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जब इंसानों का और प्रजातियों का, भिन्न भिन्न प्रजातियों का, जीवों का जब क्रमिक विकासवाद की बात आती है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी सृष्टि कैसे हुई और इस दुनिया में कैसे इस सारी चीज़ें का बनावट हुआ, इतने सारी चीज़ों का जो वैज्ञानिक जो प्रामाणिक तथ्य है, उसका जो प्रयोग है और उसका जो लिखन है, उसका सारा का सारा जितने सारी प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया को एक थ्योरी के रूप में, एक तत्व के रूप में, वैज्ञानिक प्रामाणिक तथ्य के रूप में उसको सिद्ध करने वाले जो महान इंसान थे, जो कि एक जीव विज्ञानी थे और प्रकृति विज्ञानी भी थे, वही महामानव जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। आज उनका जन्मदिन है, 12 फरवरी को वो जन्मे थे 1809 को, जो कि इंग्लैंड में जन्मे थे, वो माउंट हाउस में। उनकी जो पेरेंट्स है उनका नाम है सुसाना डार्विन और रॉबर्ट डार्विन, ये सब हम जानते हैं। और उनकी सबसे जो बड़ी देन थी मानव सभ्यता के लिए और पूरी धरती के लिए, पूरी मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वही उनकी जो थियोरी है जिसको हम थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम पे जानते हैं। तो साथियों, हम उसी चीज़ को डिटेल्स में जानेंगे। जब एंड ऑफ समर बोला जाता है, मतलब धूप की मौसम जो जब आता है, उसकी जब मतलब ख़त्म होने की कगार पर होती है धूप के मौसम, उसी सन 1831 की बात है जब उनकी पढ़ाई पूरी हुआ, डिग्री का पढ़ाई पूरी हुआ। तो उनकी पढ़ाई का जो असर था, उनकी पढ़ाई का जो मतलब अहमियत था, तो उनको इंग्लैंड में उनको एक पुरस्कार मिला, उनको एक ऑफरिंग किया गया एज ए नेचुरलिस्ट के हिसाब से, कि वो ब्रिटिश रॉयल नेवी का जो सर्वे होती है उसमें एक शिप जो है कि चारों ओर, मतलब धरती के चारों ओर, जो कि जल यात्रा में निकलने के लिए एक रिसर्च किया जाता है ब्रिटेन में, तो उसमें जो HMS बीगल है उसमें उनको जल यात्रा में जाने के लिए उनको ऑफरिंग मिला, मतलब उनको अवार्ड मिला कि वहाँ पे जाए। तब उन्होंने ये जो जल यात्रा शुरू किया, तो लगभग वो जल यात्रा में 5 साल उन्होंने वो जल यात्रा में बिताया और उस 5 साल में कई सारे इलाका, कई सारे नए नए जगह, कई सारे द्वीप में उन्होंने रिसर्च किया, कई सारे जंगलों में रिसर्च किया, कई सारे नदियों में रिसर्च किया, समंदर के रास्ते से, जल के रास्ते से, समंदर के रास्ते से जो HMS बीगल था, जो कि एक शिप था, जो कि सिर्फ रिसर्च करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से ये हमेशा किया जाता है, जिसको हम HMS बीगल ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक सर्विस शिप है, उसमें जाने के लिए उनको मौका मिला। तो वो उसमें जब वो गए तो भी उनको बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करने का मौका मिला, जिसमें जो कि लॉन्ग एक्सपीडिशन बोला जाता है, मतलब लंबी यात्रा के लिए उन्होंने निकल पड़े। तो पहले उन्होंने जो दक्षिणी सागर है वहाँ पर जाके एक वोल्केनिक केव वर्ल्ड आइसलैंड है, एक द्वीप है जो कि पश्चिमी अफ्रीकी से जाना जाती है, वहाँ पर अपना पहला जगह जहाँ पर वो रुके थे।
तो फिर वहाँ पे कुछ सैंपल्स लेके आए थे। वो एक द्वीप था जहाँ पे कुछ जीव प्रजातियों का सैंपल लिए, कुछ पंछियों का सैंपल लिए। उसके बाद फिर वहाँ से निकल पड़े, जो एक नई जगह पे पहुँचे, जो कि एक जगह था जहाँ पे फ्लोरा फाउना के उन्होंने सैंपल्स इकट्ठा किए, फॉसिल्स के सैंपल इकट्ठा किए, और जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पत्थरों का जो फॉर्मेशन होता है, पर्वतों का जो फॉर्मेशन होता है, उसका भी कुछ सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया और उस सैंपल को अपने साथ लिए। तो जब उन्होंने जल यात्रा किए थे, वहाँ पे उनको एक बहुत मतलब पेकुलियर टाइप का, अलग तरह का, अजीब तरह का, वेराइटीज़ का, और जो कि अलग तरीके की चीज़ों की उनको सैंपल मिला था। उनको अलग तरीके की जीवों का, अलग तरह की प्रजातियों का सैंपल मिला था, जो कि गलपागोस आइसलैंड में उनको मिला था। वहाँ पे उन्होंने कुछ पंछियों के ऐसे सैंपल्स लिए और उस सैंपल्स को लेके, और कुछ कुछ जगहों में अलग तरह के जीवों का भी सैंपल्स लिए, और उस सैंपल्स को लिए अपने साथ चल गए। तो वो सारे सैंपल्स लेने के बाद और बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे इलाका को समुद्र के रास्ते से यात्रा करते हुए, बहुत सारे रास्ता को, उनके मन में बहुत सारे जो इंक्वायरीज पैदा होती है प्रकृति को समझने में, प्रकृति की जितने सारे जीव हैं, जितने सारे प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति को समझने में उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, जो कि उनकी जल यात्रा के दौरान ये चीज़ें संभव हो पाई। तो उसी जल यात्रा के दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों का अध्ययन किया, एक रिसर्च किया, तो बहुत सारे चीज़ों का उन्होंने आविष्कार करके, जब वो 5 साल वहाँ से जल यात्रा में बिताए और उसके वापस आने के बाद अपनी एक थ्योरी को डेवलप किया, एक थ्योरी को प्रतिपादित किया, जिसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उनकी जो रिसर्च ये था कि जीवों में वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार या अनुकूल कार्य करने के लिए जो क्रमिक परिवर्तन होती है, तथा उसके फलस्वरूप नए जाति के जीवों की उत्पत्ति को क्रम विकास या विकासवाद, यानी कि हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो क्रम विकास एक मंद व गतिशील प्रक्रिया है। मतलब ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये हजारों साल चलता है। जो इवोल्यूशन है हजारों साल चलता है, जिसके फलस्वरूप आदि युग के सरल रचना वाले जीवों से अधिक विकसित जटिल रचना वाले नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जीव विज्ञान में क्रम विकास किसी जीव की आबादी की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के दौरान जीन में आया परिवर्तन को समझा जाता है। हालांकि किसी एक पीढ़ी में आए ये परिवर्तन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हर गुजरती पीढ़ी के साथ साथ ये परिवर्तन संचित हो सकते हैं और समय के साथ उस जीव की आबादी में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। यही प्रक्रिया नई प्रजातियों के उद्भव में परिणति हो सकती है। दरअसल विभिन्न प्रजातियों के बीच समानता इस बात का द्योतक है कि सभी ज्ञात प्रजातियों का एक आम पूर्वज, यानी कि पुश्तैनी जीन पूल की वंशज है, और क्रमिक विकासवाद की प्रक्रिया ने विभिन्न प्रजातियों में विकसित किया है। तो दोस्तों, ये जो थ्योरी था डार्विन का, इसमें बहुत बड़ा जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, और उसको प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बुक लिखे थे। उस बुक को हम सब जानते हैं, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, जो कि 1859 में उन्होंने लिखा था। और उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन का और बाकी जो प्रजातियों का जो इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि क्रमिक विकासवाद हुआ था, उसके बारे में सारी प्रामाणिक तथ्य के साथ उन्होंने लिखन किया था। तो उन्होंने एक मतलब जो पुराने ख्याल के, पुराने जो सोच के हिसाब से इंसानों को इसे बताया जाता था कि बहुत सारे जो कि अवैज्ञानिक तत्व था पुराने ज़माने में, कि जैसे इंसानों का ऐसे उत्पत्ति है, इंसानों का दूसरी तरीके से उत्पत्ति हुई है, तो उसको खंडन करके प्रामाणिक तथ्यों के साथ ये बोला कि जो ह्यूमन फैमिली जो है, मतलब ह्यूमन जो होमो सैपियन हम बोलते हैं, वो जो डिसेंडेंट होते हैं, यानी कि एंसेस्टर्स जो है हमारी, वो एप फैमिली से आते हैं। और ये क्रमिक विकासवाद प्रक्रिया से हजारों साल में जो इवोल्यूशन का प्रक्रिया चलते आ रहा है, उस प्रक्रिया के नतीजे ये हुआ कि हम एप से
हमारी क्रमिक विकासवाद होते होते आज जो मॉडर्न इंसान है, जो होमो सैपियंस सैपियंस है, यानी कि जो मॉडर्न इंसान है, हम अभी भी जो इंसान है उसका इसी तरह से विकासवाद हुआ है। तो ये जो तथ्य है ये बहुत मायने रखता है और वैज्ञानिक क्रांति की इतिहास में और जीवों की उत्पत्ति के इतिहास में ये बहुत बड़ा मिसाल है। और इसी तथ्य को आज सारा दुनिया मानती है। और इसी तत्व के साथ बहुत सारे अवैज्ञानिक अप्राकृतिक जो तत्व चलते आ रहा था बहुत पुराने ज़माने से कि इंसानों को इसने बनाया, इंसानों को ये बनाया, जीवों को ये बनाया, ये सारी गलत धारणा को खंडित किया और एक वैज्ञानिक तथ्य को प्रतिपादित किया। तो इसी कड़ी के साथ ये जो महान वैज्ञानिक थे, जो जीव विज्ञानी होने के साथ साथ एक प्रकृति विज्ञानी भी थे, तो इंसानों की इतिहास को अगर मद्देनज़र रखते हुए और मानव सभ्यता के लिए ये बहुत बड़ा देन है उनकी, और उसी देन के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये एक इंस्पिरेशन है, वैज्ञानिक क्रांति के लिए एक इंस्पिरेशन है। और उनकी जो बहुत बड़ा देन था ये थ्योरी था, ये तत्व था। तो दोस्तों, वैज्ञानिक क्रांति का ये जो सीरीज़ है उसके लिए आज के लिए इतना ही। फिर आपके साथ मुलाकात होगी और एक अध्याय में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कस्मो ह्यूमनिज़्म को समझते रहिए, वैज्ञानिक क्रांति को समझते रहिए और अपने जीवन को सुखी बनाए। सबको मेरे धन्यवाद। जय विज्ञान।